जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए 50 ऐसे गोल्डन क्वेश्चंस देखेंगे जिनको अगर आप देख लेते हैं साथियों तो आपको बहुत फायदा होगा अपने यूपी पुलिस के एग्जाम में। यानी कि साथियों, अगर बात करें पूरी सामान्य ज्ञान के सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चन आज की इस क्लास में समाहित किए गए हैं, तो 1 से लेकर 50 तक प्रश्नों को देखिएगा और क्रैक कीजिएगा अपने एग्जाम को। तो क्लास आपकी साथियों शुरू हो चुकी है और पहले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत की महान साहित्यिक कृतियां जैसे कि मेघदूतम है या अभिज्ञान शकुंतलम है, तो ये किसकी रचना है साथियों? तो ये किसकी रचना है साथियों? कालिदास की ये रचना है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर बात करें ना साथियों कालिदास को क्या कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर अगर आपसे पूछे किसे कहा जाता है तो कालिदास को कहा जाता है। अच्छा, एक रचना और है जो कालिदास की और आपके एग्जाम में पूछी जाती है, पूछा जाएगा कि मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है, तो कालिदास की ही रचना है। ठीक है ना? उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों यहां पर हम लोग अगले नंबर के प्रश्न की, तो साहित्यिक कृति है एक और, रत्नावली किसकी कृति है? देखिए 3 रचनाएं मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। रत्नावली किसकी कृति है साथियों? तो हर्षवर्धन की कृति है और हर्षवर्धन की 3 कृतियों में से एक कृति आपसे पूछी जाती है। एक तो जो मैंने आपको बताई है रत्नावली, उसके अलावा प्रियदर्शिका और नागानंद, ये 3 ऐसी कृतियां हैं जो हर्षवर्धन की हैं और अक्सर आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब अगर बात करें चाणक्य की, तो चाणक्य की एक कृति है साथियों अर्थशास्त्र। पूछा जाएगा डायरेक्ट कि अर्थशास्त्र किसकी कृति है साथियों? चाणक्य की कृति है। एक शूद्रक की रचना है जो कि बहुत बहुत ज्यादा रचनाएं नहीं है, कुछ चुनिंदा रचना है वो आपसे पूछी जाती है। शूद्रक की एक रचना पूछी जाती है मृच्छकटिकम। तो बार बार एग्जाम में मैंने देखा है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो साथियों शूद्रक की रचना है, आपको मालूम होना चाहिए। कालिदास की अगर बात करें तो अभी साथियों मैंने आपको बताया था मेघदूतम की अगर बात करें या मालविकाग्निमित्रम की अगर बात करें या अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें, ये सारी किसकी रचना है? कालिदास की रचना है और कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? क्या पूछा जा रहा है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो धर्मपाल ने करवाई थी, आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए देखिए, जब हम धर्मपाल की साथियों बात करते हैं ना, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे साथियों? गोपाल थे, इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात आपको यह मालूम होना चाहिए जो भी पाल शासक थे ना, ये किस धर्म से संबंधित थे? तो पाल शासक साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन जब हम धर्मपाल की बात करते हैं तो ये पाल वंश का सबसे महान शासक था साथियों, और इसी ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। पूछा जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर करवाई थी, तो बिहार में करवाई थी। बिहार में एक जिला है भागलपुर, वहां पर। उसके बाद देखिए पाल राजवंश का पहला राजा साथियों कौन था? तो पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? गोपाल था, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध साथियों कब लड़ा गया था? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें साथियों हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था और अकबर के बीच लड़ा गया था। ठीक है ना? तो कुल मिला के अगर बात करें हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1576 में लड़ा गया था, इसलिए आंसर यहां पर जिनका है सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थी? यानी कि जब अकबर का कार्यकाल चल रहा था तो अकबर के कार्यकाल में राजस्व मंत्री साथियों कौन थे? तो कौन थे आप लोग ध्यान रखेंगे, टोडरमल थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करें साथियों अकबर ने ही अपने समय में एक कर लगाया था जिसका नाम क्या था, मतलब उसने एक कर प्रणाली चलाई थी। उस कर प्रणाली का नाम क्या था, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आईने दहसाला नामक एक नई कर प्रणाली किसने शुरू की थी? तो अकबर ने ही शुरू की थी। उसके बाद देखिए साथियों अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई की थी? आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अहमदनगर की उन रानी का क्या नाम था? उनका नाम था चांद बीबी, जिन्होंने अकबर के खिलाफ लड़ाई की थी। आपसे पूछा जाएगा अकबर के खिलाफ लड़ाई किसने की थी साथियों? तो चांद बीबी ने की थी, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। इनमें से किसे खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो खान खाना की उपाधि से
साथियों किसे सम्मानित किया गया था? बैरम खां को सम्मानित किया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों। और जब अकबर छोटे थे ना, तो अकबर के संरक्षक कौन थे साथियों? बैरम खां ही थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आंसर यहां पर जिनका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए शेर शाह सूरी का मकबरा साथियों कहां पर स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। देखिए शेरशाह की जब हम बात करते हैं तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में, यह आपको मालूम होना चाहिए। आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि बाबर की अगर बात करें, बाबर का मकबरा कहां पर है, तो बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में है। और अकबर का मकबरा कहां पर है साथियों? आगरा के सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा है। चलिए शेरशाह सूरी की अगर बात करते हैं तो कबूलियत प्रथा और पट्टे प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने की थी, आपको ध्यान होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा पहले, ठीक है ना साथियों। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किसने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण साथियों किसने करवाया था? देखिए ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। लेकिन पूछा जाए पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, किसने करवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए धर्म सभा के संस्थापक इनमें से कौन से हैं? साथियों सभी के सभी क्वेश्चन यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह सकता हूं साथियों अगर इन 50 प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो दावे के साथ साथियों कुछ क्वेश्चंस तो इसमें से आप बहुत आराम से साथियों देख पाएंगे। तो धर्म सभा के संस्थापक की अगर बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे राधा कांत देव का नाम। ये कौन थे? ये धर्म सभा के संस्थापक थे, आपको मालूम होना चाहिए। कल को अगर आपसे ये पूछ लिया जाए गया कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक साथियों राजा राममोहन राय थे। आपसे पूछा जाए तत्बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ब्रह्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे, बताइए। चलिए तो ब्रह्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? राजा राममोहन राय थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, तो 1828 में की गई, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करें साथियों देखिए ब्रह्मा समाज किससे संबंधित है, तो सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ये एक बहुत बड़ा काम था साथियों ब्रह्मा समाज का। ब्रह्मा समाज के द्वारा सबसे बड़ा काम जो किया गया था वो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, यानी कि सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। उसके बाद देखिए साथियों कब राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। तो मैंने आपको साथियों अभी बताया कि 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई साथियों? राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। और पूछा जाए कहां पर की गई, तो कलकत्ता में की गई। ये 3 से 4 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कि राजा राममोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि 3 कथन साथियों सही है राजा राममोहन राय के बारे में। उन्होंने ए गिफ्ट टू मोनाथिस्ट नाम पुस्तक लिखी, तो बिल्कुल साथियों पुस्तक किसने लिखी? राजा राममोहन राय ने लिखी। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उन्होंने साथियों आर्य समाज की स्थापना नहीं की थी। क्यों? क्योंकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना कहां पर की थी? तो मुंबई में की थी, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करें साथियों वह सभी मानवों की सामाजिक समता में विश्वास रखते, तो बिल्कुल राजा राममोहन राय के बारे में बिल्कुल सही है। उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, तो बिल्कुल साथियों राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। यह आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। अगर आपसे कभी यह पूछ लिया जाए कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राममोहन राय को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नव प्रभात का तारा किसे कहा जाता है, तो राजा राममोहन राय को ही कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो राजा राममोहन राय के बारे में गलत कथन कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर बी वाला था, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। चलिए साथियों आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। और साथियों इस चैनल की अगर बात करें तो चैनल की अगर बात करें प्लेलिस्ट की अगर बात करें, प्लेलिस्ट आपको दी जा रही है बिल्कुल निःशुल्क यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। अगर उस पूरी प्लेलिस्ट को आप देख लेते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, बहुत शानदार तैयारी साथियों आपकी हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम
के तहत वर्णित किया गया। तो किसके तहत साथियों? 1935 के तहत वर्णित किया गया। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो कब बना साथियों? 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई? तो कब साथियों स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई? 1946 में स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी के वक्त समय क्या था? तो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। तो आधी रात का समय था साथियों। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो हमें साथियों राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, बिल्कुल है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19 के 1 के तहत। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगर बात करें अनुच्छेद 19 के 1 के तहत जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिक को भारत के 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है, जिसमें से एक साथियों एक तरीके से ये भी है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जा सकता है साथियों? बजट कहा जा सकता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो अगर साथियों एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 66 है, आपको मालूम होना चाहिए। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है साथियों जिसके अंतर्गत शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत साथियों शामिल किया गया है। अच्छा, 19 की अगर बात करें तो बोलने की स्वतंत्रता के बारे में कौन से अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 19 कहता है। यह बात की आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सबसे ज्यादा थी? तो सबसे ज्यादा साथियों आयु किसकी थी? यानी कि जब मोरारजी देसाई साथियों प्रधानमंत्री बने थे ना, तो देखिए इनका जन्म ही कब हुआ था? इनका जन्म ही साथियों 1896 में हुआ था। इनका जन्म 1896 में हुआ था और ये साथियों प्रधानमंत्री की जब शपथ ले रहे थे तो सबसे ज्यादा उम्र के थे साथियों, सबसे उम्रदराज थे ये साथियों। चलिए, और उस समय उनकी उम्र साथियों कितनी थी? लगभग 81 वर्ष की साथियों उनकी उम्र थी। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? रक्षा मंत्री की बात चल रही है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ होता है। तो सदन के नेता की अगर बात करें, यानी कि सदन की अगर नेता की बात करें तो सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य नहीं, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। तो साथियों सदन का नेता किसे कहा जाता है या लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? श्री मनमोहन सिंह की अगर बात करें साथियों तो आप लोग ध्यान रखें, कभी भी लोकसभा के सदन के नेता नहीं रहे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए, उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर का प्रश्न। देखिए ये जो लोकसभा के सदन के नेता नहीं रहे, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य रहे थे साथियों। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत साथियों किसने लिखा था? आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। आंसर आपका बी के साथ। इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जल जीव है साथियों? जो गंगा नदी की डॉल्फिन मछली है ना, इसी को भारत का राष्ट्रीय जलजीव कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या है भारत का, तो सारनाथ में स्थित जो अशोक के द्वारा स्थापित सिंह स्तंभ है ना, यही राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करें साथियों तो तिरंगा है। राष्ट्रीय गान की अगर बात करें तो जनगण मन है। और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है साथियों? ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो कि शक संवत पर आधारित है। किस भारतीय राज्य ने, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, किस भारतीय राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया? तो किस राज्य की बात चल रही है साथियों? मध्य प्रदेश की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कमल की अगर बात करें ना, कि कमल साथियों कहां का राज्य फूल है? तो कर्नाटक का साथियों राज्य फूल की अगर बात करें तो कमल ही आपको मालूम होना चाहिए। चले भाई, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड का क्या साथियों राज्य फूल है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे पलाश है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर
बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है साथियों कि बुरुश का फूल जो है ना, ये कहाँ का राज्य फूल है, आपको बताना है। तो नागालैंड की अगर बात करें, नागालैंड का राज्य फूल क्या है, बुरुश का फूल है। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है साथियों, तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है साथियों, काला हिरन है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व की सबसे गहरी झील साथियों कौन सी है, आपसे पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। बैकाल झील की जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। आंसर आपका ए हो जाता है। निम्नलिखित में से अगर बात करें दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, बताइए। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील साथियों कौन सी है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए सुपीरियर झील आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें साथियों कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है यह झील, कौन सी, सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है, बताइए। क्या इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों, तो बेरिंग जलडमरू मध्य आप लोग ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों, विक्टोरिया जलप्रपात कहां पर है, अफ्रीका में है। और किस नदी पर स्थित है, तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जहाज चौकियों में शामिल नहीं है, तो क्या क्या साथियों शामिल है। तो अगर बात करें साथियों लिपुलेख दर्रा है शामिल, नाथुला दर्रा और शिपकीला दर्रा है, लेकिन खैबर दर्रा नहीं है। अब नहीं है साथियों तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। खैबर दर्रे की अगर बात करें ना, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर साथियों ये है खैबर दर्रा। उसके बाद देखिए हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है, तो साथियों कौन सा है, तो शिपकीला दर्रा जो है वो नहीं जोड़ता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ए के साथ। हिमाचल प्रदेश में स्थित जो लाहुल और स्पीति घाटियां हैं, ये कुल्लू घाटी से द्वारा जुड़ी हुई हैं साथियों, बताइए। यहां पर साथियों अगर बात करें तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, एक तरीके से ये साथियों अगर बात करें ये खाली जगह है, एक प्रश्न है कुल्लू घाटी से। अब यहां पर आपको बताने खाली जगह में कौन सा दर्रा आएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे रोहतांग दर्रे से द्वारा जुड़ी हुई है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित जो लाहुल और स्पीति घाटियां हैं, ये कुल्लू घाटी से साथियों रोहतांग दर्रे के द्वारा जुड़ी हुई है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए हुलूक गिब्बन नाम का एक जानवर ये कहां पाया जाता है, बताइए। तो ये कहां पर पाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो सकता है। भारत में सबसे ज्यादा व्यापक वनों के प्रकार कौन से है, बताइए। एग्जाम में साथियों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों का प्रकार कौन सा है, तो पर्णपाती वन है। आंसर आपका ए के साथ। उसके बाद देखिए कांटेदार वन साथियों ये कहां पर पाए जाते हैं, किस राज्य में कांटेदार वन पाए जाते हैं, अगर ये आपसे प्रश्न पूछा जाए तो राजस्थान आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि राजस्थान में ही कांटेदार वन पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए रवि और खरीफ की मौसमों के बीच एक छोटा मौसम होता है, उसको क्या कहा जाता है साथियों, बताइए। तो उसे क्या कहा जाता है, जायद का, अगर बात करें जायद का मौसम साथियों उसको कहा जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, बताइए। सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप साथियों कौन सा है, तो कौन सा है, अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है, तो कौन साथियों संतूर वाद्य से संबंधित है। अगर तरुण भट्टाचार्य की बात करें तो संतूर वादक हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा भी साथियों संतूर वादक हैं, और भजन सुपोरी भी संतूर वादक हैं। लेकिन उस्ताद अमजद अली खां की बात करते हैं साथियों, तो ये साथियों आपको ध्यान रखना ये संतूर वादक नहीं है। अब नहीं है साथियों तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये सरोद वादक हैं साथियों। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये पियानो वादक हैं, यानी कि पियानो बजाते हैं ये साथियों बलसारा। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है, तो कर्नाटक संगीत का साथियों एक राग आपसे पूछा जा रहा है जो कि सिंधु भैरवी है। सिंधु भैरवी की अगर बात करें तो ये कर्नाटक संगीत का एक राग है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो साथियों 49 नंबर और 50 नंबर ये दोनों प्रश्न साथियों आप बताइए, अभी मैंने आपको कराए थे इसी क्लास में। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं साथियों कि अभी आपने जो पढ़ा है कि आप उसका उत्तर देने को तत्पर हो या नहीं हो। तो कौन सा अनुच्छेद साथियों उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो अगर आपका उत्तर 66 है यानी कि अनुच्छेद 66 है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने साथियों कराया हुआ है। अब आप बताइए कि अगर अभी आपने पढ़ा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। अगर दे पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद की साथियों बात चल रही है तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो आंसर की अगर बात करें अनुच्छेद 21 आपका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद करता है, यानी कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में कौन से अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 21 में लिखा है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों इस वीडियो की अगर बात करें, वीडियो को लाइक आपने कर दिया होगा और कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी। साथियों मैंने आपके लिए कुछ मॉडल पेपर बनाए हैं जिसमें यूपी पुलिस की अगर बात करें हिंदी के प्रश्न है, और उसी वीडियो में सामान्य ज्ञान, मैथ, रीजनिंग यानी कि जो विषय आपसे पूछे जाते हैं वो चारों विषय एक एक वीडियो में है। इस प्रकार के 6 से 7 पूरे पूरे मॉडल पेपर मैंने बनाए हैं। मेरा मानना है साथियों अगर आप उन पूरे पूरे मॉडल पेपर को देख लेते हैं और उनको देख करने के बाद साथियों परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा में साथियों कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है साथियों, वहां से जाकर वो सभी वीडियोस आप जल्दी जल्दी वॉच करके अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो इस वीडियो को कम से कम साथियों 2 मित्रों तक अपने शेयर कीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भले सिलेक्शन के बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना साथियों, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।